हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सोशल साइंस जियोग्राफी का चैप्टर जो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का रिवीजन कर रहे हैं हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। स्टूडेंट्स, मैं इस चैनल के ऊपर जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सोशल साइंस का रिवीजन करा रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जो है हर एक वीडियो का नोटिस आता रहेगा। तो अभी ज़्यादा मैं देर नहीं करता हूँ। यह है एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर जो है खेती के बारे में, कृषि के बारे में है। ज्योग्राफी का है, इंट्रोडक्शन है परिचय इसमें। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया। क्योंकि ताकि दोनों माध्यम के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकें, इसलिए मैंने इनको दोनों में बनाया है। ठीक है नहीं, दोनों में चला रहा हूँ कि भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन, मेन जो ऑक्यूपेशन है भारत में वो कृषि पर ही निर्भर है। 80% जो है पहले कृषि पर निर्भर थे, अभी थोड़ा कुछ कम हो गया है। पीपल इन इंडिया, इट प्रोवाइड फूड, यह सबके लिए भोजन जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्रदान करता है। रॉ मटेरियल, जो फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल जैसे शुगर के लिए शुगर केन वगैरह, इस प्रकार से रॉ मटेरियल पैदा करता है। एंड एम्प्लॉयमेंट, और एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता है। आपने पढ़ा है चैप्टर के अंदर कि जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर है वो सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा देता है ये। तो ये सारी चीज़ें देते हैं। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब एग्रीकल्चर में कई प्रकार की फार्मिंग होती है। रिवीजन है, पूरा डीपली मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, डीपली तो क्लास में पढ़ा ही दिया है। रिवीजन है, जो स्टूडेंट्स रिवीजन इसमें करना चाहे कर सकते हैं। जो अपना रिवीजन वैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, किसी के लिए कोई बाध्य नहीं है। लेकिन इसमें भी करने से आपको थोड़ा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने प्रकार की फार्मिंग, कृषि के प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो वो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो पुराने समय से जो है आदि समय से, पुराने समय से सब्सिस्टेंस मतलब निर्वाह गुजारा करने के लिए जो खेती होती है, थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर किसान जो है अपनी खेती करता है पुराने औजारों से, पुराने तरीके से, पुराने मेथड से, तो उसको कहते हैं प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। किसान अपने छोटे से खेत में अपने गुजारे के लिए, अपने खाने पीने के लिए अनाज उगाता है। अपने जो फावड़ा है, खुदाल है, जो भी है, हल है, उसके सिंचाई का पानी दे करके जो खेती करता है उसको कहते हैं प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डन वन स्मॉल लैंड, ये छोटी भूमि के ऊपर की जाती है, बहुत कम लैंड होती है किसान के पास में, उस पर करते हैं। यूजिंग सिंपल टूल, और सिंपल टूल जो है उनको इस्तेमाल करता है, जैसे फावड़ा है, गैती है, बेलचा है, उसके बाद में जो है उसका हल है। इस प्रकार से सिंपल टूलों को इस्तेमाल करके खुदाई करके और ये जो है फार्मिंग की जाती है, उसको कहते हैं प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कहाँ पर होती है ये? झारखंड में होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। अगला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन निर्वाह खेती। जो गहन निर्वाह खेती है ये इसके अंदर जो है ज़्यादा भूमि पर होती है। स्मॉल लैंड पर मतलब ज़्यादा आउटपुट लेते हैं इसमें। स्मॉल लैंड पे होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा आउटपुट लेते हैं। हाई लेबर, ज़्यादा लेबर लगाते हैं इसमें। उसमें जो इस खेती में जो है सिर्फ परिवार अपना खुद का काम करता है, इसमें हाई लेबर लगती है। स्मॉल लैंड पे होती है, मोर आउटपुट लेते हैं। ये काम करते हैं मोर आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रेन्स को उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स को उगाना, कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स को उगाना। ठीक है नहीं, इसको जो है करते हैं कम खेती में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्स को उगाना। ये है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब जो है इसमें है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया लाइक यूपी बिहार में, जहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा मतलब
पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर ज़मीन कम होती है, तो वहाँ पर जो है कम ज़मीन में ज़्यादा फसल को उगाना पड़ता है। तो उस जगह में इस खेती को किया जाता है। जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार में पॉपुलेशन काफ़ी है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी है, तो वहाँ पर जो है ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को किया जाता है। हिंदी वालों के लिए गहन निर्वाह कृषि। अगला है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग है व्यावसायिक कृषि, जो अपने व्यवसाय, जैसे हमने अभी कपास बो दिया है, कॉटन बोया, उसके बाद में दूसरी फसलें बोई जो हमको बिक्री करने के लिए होती हैं, तो उनको बिक्री करके हम क्या करते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। अपनी इनकम को बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग, व्यावसायिक कृषि। हिंदी वालों के लिए व्यावसायिक कृषि, दोनों के लिए मैं रखा हूँ। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न जो आता है आपको आराम से पॉइंटों को लिख देगा। इतने प्रकार से लिख दोगे तो नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे आपको। जैसे यूजिंग मशीन, इसमें क्या होता है, मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, मोटर है, पानी है, फर्टिलाइजर्स, पूरे खाद का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। लार्ज फार्म्स फॉर मार्केट सेल, और इसके लिए जो है मार्केट सेल के लिए बड़े बड़े खेत होते हैं, वहाँ के लिए अनाज उगाया जाता है इन फसलों के लिए। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं इसको कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। 3 प्रकार की फार्मिंग है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको याद हो जाना चाहिए। यूजिंग मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, लार्ज फार्म फॉर मार्केट सेल। ये कहाँ कहाँ पर होती है खेती? ये होती है वह पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है। कौन सी खेती है? कॉमर्शियल फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स अभी आपको पढ़ा, बड़ा अच्छा प्रश्न है टाइप्स ऑफ फार्मिंग का। प्रीमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग। तो इस प्रकार से जो है ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कौन सी खेती कहाँ कहाँ होती है, मतलब क्या क्या उनमें इस्तेमाल होता है, और कौन कौन सी कहाँ किस किस जगह में होती है। तो इसको याद कर लेना आप लोग। अगला है मेजर क्रॉपिंग सीजन्स। अब होता है कि भाई ये जो क्रॉपिंग होती है इसके सीजन कौन कौन से हैं। तो एक एक चीज़ को, मुख्य चीज़ों को मैं आपको रिविजन कराता रहता हूँ। आप जो है करते रहिए आराम से। देखो अब जो है कौन सबसे पहले होती है अब देखते हैं खरीफ को। खरीफ फसल कब बोई जाती है? आपको पता है जून से लेकर अक्टूबर तक। जून से लेकर अक्टूबर जो अभी फसल कट रही है, जिसमें बाजरा है, कॉटन है, मेजे है, राइस है, जूट है, ग्राउंडनट है, ये जो फसलें हैं इनको खरीफ फसल बोलते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। जो फसल अभी कट रही है जून से लेकर के अक्टूबर तक, ध्यान रखना आप, ठीक है नहीं? आपने पकड़ लो इसको एक तरफ से कि भाई जैसे जून से लेकर के अक्टूबर तक, आप जून का महीना ले लो, जून से लेकर के अक्टूबर तक जो है, जून का महीना समझो कि भाई जो है आपका एग्ज़ाम हो गया है, उसके बाद आपकी छुट्टियां हैं। छुट्टियों से जो शुरू कर दो आप पूरा साल का काम। तो अब जो है जून के महीने से जो है फसल बो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। इसको अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसके अंदर आता है राइस आता है, मेजे आता है, कॉटन आता है, जूट आता है और ग्राउंडनट आते हैं। और कहाँ कहाँ पर होती है इस प्रकार की फसलें, कहाँ कहाँ पर बोते हैं? आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, और ये जो फसल हरियाणा में भी होती है, पंजाब में, राजस्थान में भी होती है, सब होती है ये फसलें, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर फसलें बोई जाती है। इसमें राइस है, मेजे है, कॉटन है, जूट है, अपने यहाँ पर बाजरा होता है, ज्वार, ये फसलें होती है, ठीक है नहीं? तो कॉटन भी बोते हैं, बाजरा बोते हैं, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। अब जो है रबी, अब आप समय आता है, देखो ये कट गई, अब ये फसल बो दिया, अभी फसल बोई जाने वाली है। अब ये फसलें बोई जाने वाली है, अभी अक्टूबर से लेकर के अभी बोएंगे तो मार्च तक, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की जो फसल होगी उसको कहेंगे रबी की फसल, रबी, ठीक है नहीं? इसमें कौन कौन जाती हैं? व्हीट, जो गेहूँ बोलेंगे आप, बेरली, पीज, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। अब सिर्फ जो है मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ। तो ये जो है व्हीट, बेरली, पीज और मस्टर्ड, ये सारी की सारी फसलें रबी फसलें हैं। कौन फसलें हैं? ये रबी फसलें हैं। अभी आता है पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर होती हैं फसलें, ठीक है नहीं? अब आता है जैद। जैद फसल क्या है कि आप देखते हो कि जब रबी की फसल गेहूँ कट जाता है, और ये दो, अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखो, जेड मतलब भाई गेहूँ कट गया और बाजरा बोना है, खरीफ बोनी है जून में, अब और ये कट गया मार्च में। अब मार्च से लेकर के जून तक का जो समय बच गया, उसमें अपने यहाँ पर पहले बोलते थे कि बाड़ी बो दी हमने,
तो उसके अंदर जो है मार्च से जून तक ये वाटरमेलन, कोकोमेलन, मस्कमेलन, ये सारी चीज़ जो बोते हैं, ये जो है यहाँ पर मस्कमेलन जो है सारी चीज़ें बोते हैं, वो चीज़ें ये किस में होते हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये जो 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 है सारी चीज़ें इसके अंदर जो बो जाती हैं जैद के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर बो जाती हैं, ये आलूवियल प्लेन में, आपको पता है आलूवियल प्लेन, आलूवियल प्लेन जो है उसके अंदर इसको बोया जाता है। आलूवियल प्लेन्स जो है मतलब जो प्लेन का इलाका है यहाँ पर, और आलूवियल सॉइल जो मिट्टी होती है उसके अंदर इसको बोया जाता है। जैसे कहाँ है, यूपी में, बिहार में, इस प्रकार से इसको बोया जाता है, ठीक है नी। अब आता है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। फूड क्रॉप, खाद्य फसलें, जैसे राइस है, धान है। ग्रोन इन हाई टेम्परेचर एंड रेन एरियाज, अब धान कहाँ होती है, राइस कहाँ होती है, ये हाई टेम्परेचर चाहिए, इसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल एरिया चाहिए, जहाँ पर पानी भरा होना चाहिए, ठीक है नी। तो ये जो है जहाँ पर पानी भरा हो, जैसे आपको पता है यूपी के अंदर इसको लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी नहरी पानी आ जाता है, और वहाँ पर पानी भी ऊपर ही है। व्हीट नीड कूल क्लाइमेट, इसके लिए व्हीट जो है गेहूँ के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, और मध्यम दर्जे का जो है नॉर्मल जो रेनफॉल चाहिए। अभी आपको पता है हरियाणा, पंजाब में सब जगह होता है। मिलेट्स जो है इसके अंदर जो होता है ज्वार, बाजरा एंड रागी, ज्वार, बाजरा एंड रागी, जो मिलेट्स में जो है ज्वार, बाजरा एंड रागी आते हैं, ये मतलब है मोटे अनाज, इसको बोलते हैं मोटे अनाज। तो मिलेट्स जो है ये ज्वार, बाजरा एंड रागी। ग्रो इन ड्राई एरिया, ये क्या है, ड्राई एरिया में होता है। कहाँ होता है, ड्राई एरिया में, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, जहाँ पर ड्राई एरिया होता है वहाँ पर होता है, ठीक है। मेज जो है ये मक्का, मेजिस क्या है, मक्का, ये नीड्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इसको क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए, ठीक है नहीं, मक्का के लिए, मेजिस के लिए। अब पल्सीज जो है दालें, ग्राम, तुर, मूंग, इम्प्रूव सॉइल, ये फर्टिलिटी के अंदर होती हैं, अच्छा, ठीक है नहीं। अब आती है मेजर प्रॉब्लम इन द इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं, भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे स्मॉल हैं, ठीक है नहीं, और बिखरे हुए हैं, फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरे हुए, इधर कोई खेत इधर है थोड़ा सा, कोई यहाँ पर है, कोई दूर है 2 किलोमीटर पास में, तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, ठीक है नहीं। दूसरा डिपेंडेंस ऑन मानसून, और क्या है भाई, मानसून के ऊपर डिपेंड है, ये मानसून के ऊपर निर्भर है। पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, और जो सिंचाई की फैसिलिटी है वो बहुत ही पुअर है, गरीब है, ठीक है नहीं। यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्निक, और ये जो है आउटडेटेड टेक्निक जो है उसका यूज किया जा रहा है। लो प्रोडक्टिविटी, और जो है प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। तो ये समस्या है मेजर प्रॉब्लम इन, एक एक क्वेश्चन एक एक स्लाइड में एक एक उसमें छुपा हुआ है। अगर आप याद करेंगे, बड़े अच्छे पॉइंट्स मैं आपके पास भेज रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, आधुनिकीकरण व सुधार। अब क्या होगा, कैसे मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम है इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे हम, तो एक तरतीबवार एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म, आधुनिकीकरण सुधार। ग्रीन रिवोल्यूशन हमने जो चलाया, क्या चलाया, ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया। हाई इल्ड वैरायटी सीड, जिसके अंदर हाई इल्ड वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया जाता है, उच्च दर्जे का जो है बीज का जो इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वाइट रिवोल्यूशन, ये तो ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, इसको हिंदी में बोलेंगे हम हरित क्रांति, हिंदी वाले बच्चों के लिए हरित क्रांति। वाइट रिवोल्यूशन वो श्वेत क्रांति, जिसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज ऑपरेशनल फ्लड, तो जो है एक ऑपरेशनल फ्लड चलाया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा दूध को बढ़ाया जाए, ज़्यादा पशुओं को। और डेयरीज, आपको पता है डेयरीज जो है, काउस की डेयरीज, बफेलो की डेयरीज, इनको बहुत काफ़ी महत्व दिया गया। ब्लू रिवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब
नील क्रांति मतलब जो है समुद्र के अंदर पानी नीला होता है, तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। भाई ग्रीन जो है आपको पता है एग्रीकल्चर है, ग्रीन है वो ग्रीन होती है। वाइट जो दूध होता है आपको पता ही है वाइट, और ब्लू जो है ब्लू मतलब फिश प्रोडक्शन को ग्रोथ किया गया, बढ़ाया गया, इसके लिए इनका आधुनिकीकरण किया गया। गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई, किसान क्रेडिट कार्ड खोला गया, पीएम फसल बीमा योजना खोली गई। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को चलाया गया है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का योगदान क्या क्या है, तो योगदान क्या है, प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन। 60 से 70% पॉपुलेशन की जो लाइवलीहुड प्रोवाइड कराती है क्या, एग्रीकल्चर। सप्लाइज फूड एंड रॉ मटेरियल, फूड और रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर देती है। कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, और जो हमारी जीडीपी है ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ जो है प्रोडक्शन, इसके जो जीडीपी है कंट्रीब्यूटरीज जो है जीडीपी को देती है, ठीक है नहीं, तो इसको अंदर भी काफ़ी कंट्रीब्यूटरीज देती है। सपोर्ट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल शुगर, टेक्सटाइल और शुगर जो है इनको भी रॉ मटेरियल वगैरह देती है, सपोर्ट करती है, टेक्सटाइल और शुगर को भी सपोर्ट करती है, रॉ मटेरियल देती है उनको, ठीक है नहीं। निष्कर्ष में क्या है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वी मस्ट अडॉप्ट मॉडर्न मेथड ऑफ फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, हमें जो है मॉडर्न मेथड को जो है अडॉप्ट करना चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही है, रिवीजन करा दिया आपको एक एक पॉइंट में एक प्रश्न छुपा हुआ है, एक जो इन पर आप रिवीजन कर लीजिए ताकि जो है आपको जल्दी में शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। वैसे सब कुछ आपको क्लास में पढ़ा दिया गया है। पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा दबाव मत बनाना कि हमारे को वीडियो देखना ही देखना है, फ़ोन तो नहीं, ये तो सिर्फ जो है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर हमारे पास आप भेजा करो, उनके लिए मैं भेज रहा हूँ। जिसके पास फ़ोन नहीं है कोई बात नहीं है, पेरेंट्स नहीं देते तो कोई बात नहीं, आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।